This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस। जब हम लोग लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो, एक तो हमारी ग्रोथ, साथ में हमारा एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे पहला टॉपिक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो प्लांट्स हैं वो कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर ओन, मतलब वो खुद से ही अपना खाना बनाते हैं। इसी वजह से प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब एनिमल्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर ओन फूड। तो एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। अगर हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि CO2 और वाटर, इनको यूटिलाइज करा जाता है और प्रिपेयर होता है ऑर्गेनिक फूड, और इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, सिंपली जो भी प्लांट अपना फूड खुद से बना रहा है उसे ही हम लोग ऑटोट्रॉफ बोलेंगे। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो खुद से अपना फूड नहीं बनाते। कमेंट करना वो कौन से प्लांट होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स के अंदर क्या होता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जाता है कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स इनके अंदर। हाउ डू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस, आखिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता कैसे है। देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमें, वाटर चाहिए, फिर क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है, और सोलर एनर्जी मतलब कि सनलाइट चाहिए। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, और फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिल जाता है, फूड, दैट इज ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन भी मिलती है। देखो, वाटर कहाँ से आ रहा है, नीचे रूट से। तो ये है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सर क्या ये हमें लर्न करनी पड़ेगी? बिल्कुल लर्न करनी पड़ेगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल क्या थे फोटोसिंथेसिस के लिए? देखो, सबसे पहली चीज़ चाहिए थी हमें सनलाइट। विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट चाहिए हमें क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट्स होता है जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर CO2 एंटर करती है थ्रू स्टोमेटा, और फिर क्या चीज़ रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट थ्रू लीव्स ओनली। तो देखो, ऑक्सीजन क्या है, बाय प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस पूरा हुआ, हमारा फूड प्रिपेयर हो गया, तो ऑक्सीजन क्या है, एज अ बाय प्रोडक्ट एक्स्ट्रा निकल गई। और ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही होगा। वाटर भी प्लांट्स को मिलता है। वाटर कहाँ से मिलता है, फ्रॉम रूट्स। अब वाटर के अंदर ही बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब मिक्सअप होते हैं, तो आसानी से ये सारी चीज़ें हमारे प्लांट्स को मिल जाती हैं। आई होप अब ये आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं स्टोमेटा की, और कहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस होता है। देखो, फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स के अंदर, ठीक है, क्लियर है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ना, ये जो डायग्राम है काफ़ी डिफिकल्ट सा दे रखा है इन्होंने, आपको आसान डायग्राम पे मैं समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या हुआ फोटोसिंथेसिस के अंदर, एब्जॉर्ब हुई लाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, उसके बाद कन्वर्ट करा हमने लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी, और स्प्लिट हुए हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिड्यूस हुई है, और हमें क्या मिला है, लास्ट में हमें मिले हैं ग्लूकोज। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हुआ है कि यहाँ पर फर्स्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये जब रिएक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस का, उसके बाद कहाँ गई, गायब हो गई, रिड्यूस हो गई। तो इसे ही हमने बोला है, इसीलिए बोला है हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गई। अब ये वाला जो डायग्राम था ना, इसको आसान तरीके से समझते हैं। देखो, आसान तरीका ये है कि ये है हमारा स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो है वो किस तरीके से ओपन और क्लोज होता है। हम तो अपना माउथ कैसे कर लेते हैं, ऐसे यूँ खोल लेते हैं, बंद कर लेते हैं। स्टोमेटा कैसे ओपन और बंद होता है, ये क्या करता है, ये श्रिंक हो जाता है जब भी पोर को ओपन करना होता है। ये जो स्टोमेटा का पोर है, इसे ओपन करना होता है। गार्ड सेल क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं व्हेन दे हैव टू ओपन पोर्स फॉर स्टोमेटा। और जब ये क्या करते हैं, ये लोग ब्लोट हो जाते हैं, मतलब कि फूल जाते हैं जब इन्हें क्या करना होता है, जब क्लोज करना होता है। देखो, स्टोमेटा को क्लोज करना है तो ये क्या हो गए, फूल गए, ठीक है, ब्लोट हो गए। तो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा देखते हैं। बेसिकली स्टोमेटा से क्या चीज़ें हो रही होती हैं, एक्सचेंज हो रही होती हैं गैसेस, जैसे कि CO2 आ रही होती है अंदर जब स्टोमेटा को ज़रूरत होती है, या फिर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है तो O2 रिलीज हो रही होती है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लांट्स जब ज़्यादा पानी पी लेते हैं
तो वाटर वेपर्स भी रिलीज होते हैं थ्रू स्टोमेटा और ये प्रोसेस होता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब बहुत सिंपल है, जो भी लोग अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं दूसरों पे, उन्हें ही हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, ये जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ऑटोट्रॉफ्स, मतलब जो लोग खुद से अपना खाना बना रहे हैं उन्हीं पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं ये। अब हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं 3 डिविजन्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहला है होलोजोइक। होलोजोइक के अंदर क्या होता है कि एनिमल्स सॉलिड फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद उसको अपनी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे अमीबा एंड अदर एनिमल्स। फिर आते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। जैसे देखो यहाँ पर ये ब्रेड था, सड़ रहा था, तो ये सड़ रहा था, इसके ऊपर क्या चीज़ आ गई, फंगी आ गई और इसने इसे खाने लग गए। फिर आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, पैरासाइट्स या तो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं या फिर बाहर से हमारी बॉडी के पास आते हैं और अपना जो भी न्यूट्रिशन है वो हमसे डिराइव करते हैं। जैसे ये मस्कीटो देख रहे हो, ये मस्कीटो उड़ते उड़ते आता है मच्छर और हमारा खून पीकर चले जाता है, तो इट इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। अमीबा कैसे अपना फूड ऑब्टेन करता है, मोर ओवर हम ये देखने वाले हैं। तो देखो अमीबा कैसे करता है फूड, बहुत ही सिंपल तरीका है, ये है फूड पार्टिकल। ठीक है, तो अमीबा क्या करेगा, अपने फॉल्स फीट सूडोपोडिया से इस फूड पार्टिकल को कवर कर लेगा, अपने अंदर एनगल्फ कर लेगा। फिर इस फूड को एनगल्फ मतलब कि अपने अंदर समा लेगा और फिर मज़े से इसको खा लेगा। और इसी तरीके से पैरामीशियम जो होता है उसके अंदर भी यही प्रोसेस होता है। पैरामीशियम के अंदर सीलियास प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी के अंदर और वो भी ऐसे ही फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर खा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूट्रिशन को, समझते हैं न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन के अंदर देखो क्या हो रहा है, बेसिकली हम लोग इंजेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले फूड को अंदर ले रहे हैं, फिर उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमारे हर एक सेल तक, हमारी हर एक बॉडी पार्ट तक ये पहुंच रहा है। फिर हम लोग उसी फूड को जब हमारी हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच गया उसको यूटिलाइज करके एनर्जी की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, और जो भी बचा कुचा वेस्ट प्रोडक्ट है उसे हम लोग रिमूव भी कर देते हैं इन द लास्ट, और इसे ही बोलते हैं इंजेशन। तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी सी क्या होती है, ट्यूब होती है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल, जो कि माउथ से लेकर एनस तक होती है। ठीक है, अब इसी के अंदर सारा का सारा हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। देखो कैसे होता है, जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को खाते हैं वो कहाँ से आती है, माउथ से। इनटेक ऑफ होल फूड, माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं टीथ्स, जिससे हम लोग फूड को च्यू या फिर ग्राइंड करते हैं, और टंग भी प्रेजेंट होती है माउथ के अंदर। देखो टंग का काम होता है फॉर टेस्टिंग ऑफ फूड, जो भी फूड का टेस्ट है वो टंग की वजह से पता चलता है। रोल भी करती है हमारे फूड को, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाती है टंग, जैसे कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह फूड को ले जा रहे हैं। फिर स्वॉलोइंग का भी प्रोसेस होता है। ठीक है, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, फूड को नीचे की तरफ मूव करना भी हमारी टंग ही करती है। अब फिर आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम फूड को च्यू कर रहे होते हैं तो सलाइवा अपने आप से सिक्रीट होता है। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, इधर सलाइवा तो प्रेजेंट होता ही है, साथ में म्यूकस भी होता है। म्यूकस इज नथिंग बट इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस, जेली जैसा होता है ये हमारी बॉडी के अंदर और भी जगह प्रेजेंट होता है, जैसे कि लंग्स, थ्रोट, माउथ, नोज, साइनसेस। ठीक है, और देखो बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड का क्या मतलब होता है, ये रिलीज करता है सलाइवा को, थूक को, और ये जो सलाइवा है ये हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है और सिंपली यहीं से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो स्टार्च होता है हमारे फूड के अंदर, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो आप देख रहे हो हमारी बॉडी के अंदर माउथ के अंदर आते ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, उसको हमारी बॉडी कैसे ना कैसे करके डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है। अब फूड मूव होता है सिंपली फ्रॉम माउथ टू स्टमक, और इस कनेक्शन को प्रोवाइड करता है ईसोफेगस। ईसोफेगस का काम बहुत ही सिंपल सा है, इट कनेक्ट्स माउथ टू स्टमक। फूड कैसे मूव करता है, इन पेरिस्लेटिक मूवमेंट। पेरिस्लेटिक मूवमेंट्स के अंदर मूव करता है फूड। देखो पेरिस्लेटिक मूवमेंट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। देखो यहाँ पर ये फूड आया,
फिर ये नीचे मूव करा थोड़ा, फिर ये नीचे मूव करा, तो यहाँ पर ये बार बार क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि ईसोफेगस के अंदर कैसी मूवमेंट्स होती हैं, आप बोलोगे पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की। क्या कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन लिख सकते हो? नहीं, यही स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, अब फूड आ गया स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर आता है HCl, पेप्सिन। अब बोलोगे सर HCl हमने तो चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था कि HCl तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अच्छा खासा एसिड होता है, तो ये स्टमक के अंदर क्या कर रहा है, क्या ये स्टमक को डैमेज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसी वजह से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है थिक लाइनिंग ऑफ म्यूकस। फिर हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेन डाइजेशन होता है, स्टमक के बाद फूड मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीटली सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर क्या हो रहा होता है, बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, फैट्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और जो हमारा प्रोटीन है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। तो इस तरीके से वर्क करती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन सर इन सब चीज़ों को कन्वर्ट क्यों कर रही है हमारी बॉडी, डायरेक्टली यूज़ क्यों नहीं कर रही? देखो, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है हमारी बॉडी के लिए इन सब चीज़ों को ऐसी इसी फॉर्म के अंदर यूज़ करना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को कार्ब्स की फॉर्म में यूज़ करना, फैट्स को फैट्स की फॉर्म में यूज़ करना, और प्रोटीन्स को प्रोटीन की फॉर्म में यूज़ करना। क्यों? देखो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फूड के बारे में। जैसे ही आपको बॉल्स दिख रही है ना, बहुत सारी बॉल्स मिक्सड अप हैं, ऐसे ही हमारे फूड के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये मिक्सड अप होता है। इस वजह से हमारी बॉडी को इसे अलग अलग करना पड़ता है। अब ये सॉर्ट कर लिया, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी इसी तरीके से, स्टमक भी इसी तरीके से फूड को सॉर्ट कर देता है कि जो रेड कलर का बॉल थी उसे रेड में कर दिया, ऑरेंज को ऑरेंज में, ग्रीन को ग्रीन में। तो इस तरीके से थोड़ा आसान हो जाता है फिर बॉडी के लिए अंडरस्टैंड करना और उस फूड को यूज़ करना। फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं विलाई। विलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये देखो, कुछ नहीं होते ये विलाई, माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तब दिखते हैं ये विलाई। और ये क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है विलाई की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का, इस वजह से फूड और अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन उससे पहले कुछ और भी चीज़ें होती हैं। देखो, जब भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तब वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। अभी हमने देखा था कि कैसे एसिड्स प्रेजेंट थे स्टमक के अंदर, और स्टमक के बाद फूड आया है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जब ये एसिड के फॉर्म में आता है फूड, पूरा एसिड एसिड होता है इसके अंदर प्रेजेंट, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो इसी वजह से फूड को क्या बनाया जाता है, एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब बेसिक, और फिर इसको यूज़ करा जाता है। पेनक्रिएटिक एंजाइम्स जो होते हैं इसके ऊपर एक्ट करते हैं। अब ये एंजाइम्स क्या होते हैं अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। पेनक्रियास क्या करती है, सिक्रीट करती है पेनक्रिएटिक जूसेस को जो कंटेन करते हैं एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, एंड यही एंजाइम्स जो हैं हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और लिपिड्स क्या करते हैं, इन द ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। जो इमल्सिफाइड फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। इमल्सिफाइड फैट को कैसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं अभी देखेंगे। फैट्स जो हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। ये देखो, इतने बड़े बड़े पीसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनको यूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से इनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है छोटे छोटे पीसेस के अंदर, ठीक है। और फिर जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो उसके ऊपर एक्ट कर पाते हैं। फिर जो बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, दे ब्रेक देम डाउन इनटू अ स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। जो फैट था इसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर बना दिया, छोटे छोटे पीसेस के अंदर बना दिया, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के अंदर बना दिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स। इस वजह से जो हमारे एंजाइम्स है वो अच्छे से फूड को खा पाते हैं। देखो एंजाइम्स कैसे दिखते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम क्या करता है, जैसे ही हमारा फूड आया इसके पास, ये इसको तोड़ना शुरू कर देता है, छोटी छोटी फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। और ये एंजाइम्स कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं आपको पता चल गया होगा, आई होप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। अब फूड फाइनली कहाँ पर मूव करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पर सारा फूड के अंदर जो भी एक्सेस वाटर बचा होता है,
एक्स्ट्रा वाटर जो भी थोड़ा बहुत होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी का जो भी मटेरियल होता है उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है वाया एनस। अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो तुम करना ही भूल गए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। अब मेंबर बनने के क्या बेनिफिट हैं और मेंबरशिप क्या चीज़ है? मेंबरशिप पेड है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। एक तो आपके डाउट्स फटाफट क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आप मेंबर बनते हो। एक्सक्लूसिव लिंक मिलने वाला है आपको नोट्स का, जिन नोट्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया, और इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से ही आप 95+ स्कोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है द ब्रेकडाउन ऑफ फूड और हमें मिलती है एनर्जी। तो रेस्पिरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जनरली रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा होता है, ये जो पायरुवेट होता है दिस इज़ नथिंग बट 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसका ब्रेकडाउन हो रहा होता है। तो द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज फर्मेंटेशन। एज दिस प्रोसेस अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। आसान भाषा में वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो रेस्पिरेशन करते हैं, अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, उन्हें हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म। और वो वाले ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उनका रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या ह्यूमन बीइंग्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं या एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? कमेंट करना अपना आंसर। अब बात करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज ब्रेकडाउन कैसे होता है। सबसे पहले ग्लूकोज की बात करते हैं। इट इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। जब साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और यहीं पर जैसे ही ये रिएक्शन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। अब ये रिएक्शन होता कैसे है और ये रिएक्शन है क्या? जैसे ही ऑक्सीजन आती है हमें एनर्जी, एक रिएक्शन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मोर ओवर, और वहाँ से हमें एनर्जी मिलना शुरू होती है। देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ये रिएक्शन होता है और हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अगर यहीं पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, जैसे यीस्ट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तो वहाँ पर हमें मिलता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। अब ये वाली जो एनर्जी है ना, ये वाली काफ़ी ज़्यादा कम मिलती है हमें यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर मिलती है। तो देखो लास्ट वाला जो है ना, ये इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इसमें सबसे कम मिलती है। अब ये बीच वाला प्रोसेस क्या है, बीच वाला रास्ता क्या है? कभी कभी जब आप रनिंग करते हो तब आपने देखा होगा कि हम ज़ोर ज़ोर से ऐसे फास्टली ब्रीथ करते हैं। वाई? बिकॉज हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन ज़्यादा क्यों चाहिए? जब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और रनिंग करते टाइम हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो क्या होता है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट एक ही होती है, वो होती है कि एनर्जी ज़्यादा मिले। तो वो ये जो पूरा रिएक्शन है इसको पूरा अच्छे से नहीं कर पाती, क्योंकि हमें जल्दबाजी में बस एनर्जी चाहिए। तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जगह लैक्टिक एसिड, और हमें मिलती है एनर्जी। अब ये जो लैक्टिक एसिड है, बोलोगे सर ये लैक्टिक एसिड का क्या नुकसान है? लैक्टिक एसिड का नुकसान ये है कि अगर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है जहाँ पर भी, किसी भी जगह पर भी, जैसे आपने बहुत ज़्यादा रनिंग करी है और रनिंग करते टाइम आपने ज़ोर ज़ोर से सांस ली, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड उस जगह पर प्रेजेंट हो जाएगा, और फिर आपको बाद में पैर में दर्द होगा उसी जगह पर जहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। तो इस लैक्टिक एसिड का ये बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। और एनर्जी भी थोड़ी कम ही मिलती है इस वाले प्रोसेस में। सबसे ज़्यादा एनर्जी तो इस लास्ट वाले प्रोसेस में मिलती है, ठीक है। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तब लैक्टिक एसिड मिलता है, और ये क्या है, ये वाला थोड़ा सा हमें कम एनर्जी देता है प्रोसेस। अब एनर्जी स्टोर किस चीज़ की फॉर्म में होती है? एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ अडीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। अब ये ट्राईफॉस्फेट का मतलब है, ट्राई का मतलब होता है 3,
लेकिन ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? देखो बहुत ही सिंपल है ये वाला प्रोसेस कि पहले होता है एडीपी। एडीपी प्रेजेंट होता है हमारे सेल्स के अंदर। ओके, अब ये जो एडीपी प्रेजेंट है हमारे सेल्स के अंदर, मजे से ऐसे ही एडीपी प्रेजेंट है, तो एक और पी आकर इससे जुड़ जाता है। अब ये जब एक और पी इससे जुड़ रहा होता है तो ड्यूरिंग दिस बॉन्डिंग, ये देखो ये बॉन्ड बन रहा है बीच में, आप देख रहे हो ये जो बॉन्ड है इसी फॉर्म में हमारी एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब इस फॉर्म में स्टोर हो गई तो अब क्या बन गया हमारा एटीपी। क्या बन गया? अडीनो ट्राइफॉस्फेट। ट्राई क्यों बन गया? क्योंकि अब जो पी हैं वो 2 की जगह कितने हो गए, एक और आके जुड़ गया तो 3 हो गए, इस वजह से अब क्या बन गया एटीपी। अब ड्यूरिंग रनिंग या हमें एनर्जी चाहिए कभी भी, तो ये जो एक पी है जो अभी जुड़ा था ये अलग हो जाता है, और ये जो हमारी एनर्जी है ड्यूरिंग बॉन्ड जो एनर्जी बनी थी, ड्यूरिंग बॉन्ड जो एनर्जी स्टोर हुई थी, अब ये एनर्जी हमें मिल जाएगी जब भी हमें इसकी ज़रूरत होगी। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स आते हैं। जो लंग्स हैं और जो एल्वोलाई है ये प्रेजेंट होता है लंग्स के अंदर, ठीक है, जहां पर सारा एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन आखिरकार ट्रैवल कैसे करती है हमारे लंग्स तक, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो एंटर करती है हमारी नेजल कैविटी के थ्रू, फिर नेजल कैविटी से मूव करती है कहाँ पर, फेरिक्स के थ्रू, फिर लैरिक्स, उसके बाद ट्रैकिया, ये जो पाइप जैसी चीज़ दिख रही है इसे ट्रैकिया बोलते हैं, फिर ये ऑक्सीजन मूव करती है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जाने के बाद किस चीज़ के पास पहुंचती है, ये ट्रैकिया के पास। जब ट्रैकिया के पास पहुंचती है तो ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं एल्वोलाई। अब ये जो एल्वोलाई है ये देखो डायग्राम के अंदर हमें दिखाया हुआ है, ये जो आपको लास्ट वाला पीस दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट एल्वोलाई। अब ये जो एल्वोलाई है यहीं पर सारा प्रोसेस होता है ऑक्सीजन के एक्सचेंज का। ऑक्सीजन आ जाती है हमारे लंग्स के पास और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स रिलीज कर देते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का प्रोसेस भी वही है जिस तरीके से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आई थी। कहाँ पर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड? इट गोज टू ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल से कहाँ पर? ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया, फिर फेरिक्स, फिर नेजल कैविटी से वापस इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग रिलीज कर देते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये जो हम लोग और करते हैं ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अब ये जो चार्ट है आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए इस चार्ट के थ्रू, और इस चार्ट को आपको लर्न भी कर लेना है, पता होना चाहिए आपको कैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर मूव करती है। नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स का जो रेस्पिरेटरी, हम ह्यूमन बींग्स का एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये कैरी करता है ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन किस चीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड। तो ब्लड के थ्रू ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही होती है और ऑक्सीजन पहुंच रही होती है अलग अलग ऑर्गन्स में बॉडी के अंदर। कंपेयर टू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ज़्यादा सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। तो यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व्ड फॉर्म, मतलब कि ब्लड के अंदर ही घुल जाती है, ब्लड के अंदर ही मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ तक पहुँचती है? लंग्स तक, और लंग्स फिर इसे रिमूव कर देते हैं, बाहर की ओर निकाल देते हैं और ब्लड को क्या प्रोवाइड कर देते हैं? ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो वर्क करता है ऑफ रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा ब्लड करता है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो इसी वजह से हम लोग ब्लड के अंदर देखते हैं कि फूड भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट हो रही है ब्लड के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड कंटेन करता है प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को। अभी हमने देखा था कि एक
पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, उस पिगमेंट का नाम होता है हीमोग्लोबिन। ये भी ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स जो है वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन इन द बॉडी। तो अब हमें ये देखना है कि मेन जो ब्लड है, ब्लड से सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती हैं, लेकिन इस ब्लड को हर जगह पहुंचाने का काम, इसको पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। जो ह्यूमन हार्ट है इसके 4 चेम्बर्स हैं, 2 एट्रियम है एंड 2 वेंट्रिकल्स हैं। डिटेल में समझने वाले हैं हम ह्यूमन हार्ट को। देखो 4 चेम्बर्स का मतलब है 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है ह्यूमन हार्ट। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो लेफ्ट एट्रियम जो है वो रिसीव करती है किसको? ऑक्सीजन रिच ब्लड को। तो लेफ्ट एट्रियम से जैसे ही ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है ये कहाँ पर चले जाता है? इट गोज इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचता है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है थ्रू एरोटा टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो सारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ पर पहुंचता है। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है? वो आता है यहाँ पर राइट एट्रियम के अंदर। ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ये क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही राइट एट्रियम के अंदर आता है ये चले जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, और फिर राइट वेंट्रिकल से ये पंप होता है। सोचो कहाँ पर पंप होता होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता होगा? ऑब्वियसली लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स के पास ही तो ऑक्सीजन है। तो ये पूरा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल से जाता है किसके पास? इट गोज टू लंग्स, और लंग्स में ये जब ऑक्सीजन रिच हो जाता है फिर दोबारा इसको ब्लड पंप कर देता है और अपने पास लेकर आता है इन लेफ्ट एट्रियम। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के अंदर इसे दोबारा से हार्ट पंप कर देता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहता है। अब देखो जो पल्मोनरी वेन्स हैं यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता कहाँ से है? एरोटा से। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है? राइट एट्रियम के अंदर फ्रॉम वेना कावा। अब जो ये वेना कावा है अपर बॉडी से अलग आता है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, और जो लोअर बॉडी से आता है वो यहाँ से आता है। देखो तो वेना कावा फॉर लोअर बॉडी और वेना कावा फॉर अपर बॉडी। यहाँ से अपर बॉडी का आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से लोअर बॉडी का आता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये डिवाइडिंग वॉल जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। तो इट इज़ अ डिवाइडिंग वॉल जो डिवाइड कर रहा होता है हमारे हार्ट को। ठीक है, क्लियर होगा अब आपको हार्ट का डायग्राम। नेक्स्ट हम लोग एक बार डिटेल में देख लेते हैं हार्ट के डायग्राम को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन से, कहाँ पर जाकर कौन से चेंबर में जाकर कलेक्ट हुआ? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पर गया वो? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, और एरोटा से पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया वो ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? वेना कावा। ऊपर जो अपर बॉडी होगी उसका यहाँ से आएगा, लोअर बॉडी का यहाँ से आएगा। कहाँ पर जाएगा? राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और फिर दोबारा ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज है यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यहाँ से पंप हो जाता है टू लंग्स, और लंग्स के अंदर फिर दोबारा से ऑक्सीजनेटेड होकर ये आता है कहाँ पर? पल्मोनरी वेन्स के अंदर। फिशेस जो हैं उनका जो हार्ट होता है उसके अंदर सिर्फ 2 चेम्बर्स होते हैं, तभी आपने देखा है कि फिशेस बहुत ज़्यादा जल्दी ब्रीथ करती हैं। एम्फेबियंस, रेप्टाइल्स, इन सब के पास क्या होते हैं? जनरली 3 चेम्बर्स होते हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। बर्ड्स और मैमल्स, ज़्यादातर बर्ड्स और मैमल्स के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। The force that the blood exerts against the wall of vessel is known as blood pressure। अब blood pressure एक टर्म आपने सुनी होगी कि बीपी जनरली सुना होगा कि कुछ लोगों का बीपी कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ज़्यादा हो गया। सो दिस इज नथिंग, दिस इज द प्रेशर विच ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल। जो प्रेशर ब्लड का ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है उसे ही हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या चीज़ कैरी करती हैं? दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
लेकिन सिर्फ एक ही ऐसी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, वो है पल्मोनरी आर्टरी। ये आपको एक्सेप्शन याद रखनी है पेपर के लिए, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये कैरी करती हैं ब्लड फ्रॉम द हार्ट। देखो हार्ट से ब्लड आ रहा होता है, अब ये क्या हो जाती हैं, देखो छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड हो रही हैं। किस चीज़ के अंदर, बहुत छोटी छोटी नसों के अंदर डिवाइड हो रही हैं ये, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कैपिलरी। ये जो छोटी वाली नसें होती हैं, ये आप देखोगे तो ये भी सेम ही काम कर रही होती हैं, ये भी हेल्प कर रही होती है इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स। इनके वेल्व्स नहीं होते और ये सिर्फ 1 सेल थिक होती हैं, ठीक है। फिर आती हैं वेन्स। वेन्स क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वेन्स, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसे कहां पर ले जा रही होती है, हार्ट के पास। दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं वेन्स। ऑलमोस्ट सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सिर्फ एक वेन के अलावा, वो है पल्मोनरी वेन। याद रखना है ये आपको अपने एग्जाम के लिए। दिस इज द ओनली वेन which does not carries deoxygenated blood। तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है। तो वेन्स जो हैं इनकी थिन वॉल्स होती हैं और ये पोजेस करती हैं वेल्व्स को भी। अब ये वेल्व्स क्या है, मतलब कभी कभी ब्लड को रोकना होता है फ्लो होने से, तो वो चीज़ वेल्व्स के थ्रू हो पाती है। फिर बात करते हैं हम लोग प्लेटिलेट्स की। तो प्लेटिलेट्स भी ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब हमें चोट लग जाती है तो वो चोट आपने देखा होगा कुछ समय के अंदर ठीक हो गई, सो दैट इज ड्यू टू प्लेटिलेट्स। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ये हेल्प करते हैं। फिर होते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, एक तरीके से फ्लूइड होता है। देखो जब सारा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, कैपिलरीज के थ्रू डिवाइड हो रहा होता है, जा रहा होता है इधर से ब्लड, तो ब्लड के बाहर से, मतलब जो कैपिलरीज है इनके बाहर से कुछ कुछ फ्लूइड्स लीक हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं कुछ कुछ फ्लूइड्स। इन्हीं फ्लूइड्स को हम लोग बोलते हैं लिम्फ, और कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है। लिम्फ किसे बोलते हैं, जब ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है कैपिलरीज के थ्रू तो कुछ फ्लूइड्स बाहर निकल गए, थोड़ी बहुत लीकेज हो गई, उसे ही हमने क्या बोल दिया, वी हैव कॉल्ड इट लिम्फ। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का थ्रू जाइलम, ठीक है। अब ये जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है। और जो जाइलम टिश्यू होता है ये कंसिस्ट करता है वेसल्स को और ट्रैकेट्स को, इसको आपको याद रखना है। जाइलम के बाद आता है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब कभी कभी प्लांट्स के पास जब एक्सेस में वाटर होता है, ज़्यादा पानी पी लेते हैं प्लांट्स, तो उसको कैसे निकालें, तो प्लांट्स क्या करते हैं, एक तरीके से सक्शन एंड पुल वाला काम करते हैं, ठीक है। ये देखो सक्शन एंड पुल वाला काम करा है प्लांट्स ने, और इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स रिमूव कर देते हैं एक्सेस वाटर। अब ये एक्सेस वाटर निकलता कहाँ से है, लीव्स के अंदर आपने देखा था ना ऊपर स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी पोर्स, उन्हीं से ये एक्सेस वाटर क्या हो जाता है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। जब एक्सेस वाटर कोई भी प्लांट अपने अंदर से रिमूव करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। यहीं पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। देखो हमने अभी अभी देखा था कैसे डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है दैट इज रिमूव थ्रू एनस, फूड के केस में। लेकिन एक्सक्रीशन के अंदर क्या होता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करा जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करा जाता है थ्रू ब्लड। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हम ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। एक बार समझते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। तो जो ब्लड है वो देखो, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, रेड कलर की क्या है ये, इस रेड कलर की किसके अंदर आ रहा है ये, इट इज कमिंग इन रेड रेनल आर्टरी, और फिर ये किडनी के पास पहुंचती है रेड रेनल आर्टरी। तो किडनी के अंदर फिर दोबारा इससे जो ब्लड आया है उसको फिल्टर करा जाता है, और फिर इट इज मूव टू वेन, लेफ्ट रेनल वेन के अंदर इस ब्लड को मूव कर दिया जाता है, जो खराब ब्लड होता है उसको, ठीक है। तो अब एक बार प्रोसेस को समझते हैं। जैसे ही ब्लड किडनी के अंदर एंटर करता है, किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट होती हैं जो उसको फिल्टर करने का, साफ करने का, क्लीन करने का काम करती हैं।
जैसे आपने घर के अंदर आरओ को देखा होगा, उसके अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं। जैसे ही पानी एंटर करता है आरओ के अंदर, इन फिल्टर्स के थ्रू वो साफ़ किया जाता है, फिर आप उस पानी को मज़े से पी सकते हो। इसी तरीके से हमारी किडनीज़ के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्लीनिंग का काम करते हैं ब्लड को। तो अब यहाँ से सबसे पहले ब्लड एंटर करता है फ्रॉम ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी की ब्रांच से एंटर करता है। इट गोज टू बोमेंस कैप्सूल, फिर ग्लोमेरुलस के अंदर ये जाता है ब्लड, फिर आगे की ओर ये मूव करता है। जैसे जैसे मूव करता रहता है ब्लड, वैसे वैसे ही क्लीनिंग होती जाती है यहाँ पर। जब ये क्लीनिंग हो रही होती है, फिर ये क्या करता है, जो भी हमारा क्लीन ब्लड होता है उसको तो मूव कर दिया जाता है कलेक्ट करके, और जो बचा कुचा खराब होता है हमारे ब्लड के अंदर पार्ट, उसको बाहर की तरफ रिमूव कर दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मान लो अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर कम है, आप पानी बहुत कम पीते हो, तो क्या होगा कि दोबारा से बहुत ही अच्छे से ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा, और जो वाटर है उसको भी बॉडी को रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा, दोबारा से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमें बोला जाता है कि ये जो फिल्टर्स है ना, इनको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है इस प्रोसेस के लिए। तो इस वजह से ही हमें सजेस्ट करा जाता है कि हमें पानी पीते रहना चाहिए, तो इन फिल्टर्स को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब जब वाटर रीएब्जॉर्ब होता है ना, इस वजह से क्या होता है कि आपको येलो कलर की, जब आप पानी कम पीते हो तो बहुत ज़्यादा येलो कलर की यूरिन आती है। नेफ्रॉन्स क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी के। देख रहे हो, नेफ्रॉन्स के बिना किडनी किसी भी काम की नहीं है। नेफ्रॉन्स के अंदर ही क्या देखा था हमने, बोमेंस कैप्सूल। सबसे पहले ब्लड एंटर करता है बोमेन कैप्सूल के अंदर, और ये जो बोमेंस कैप्सूल है इधर छोटे छोटे डिवीजन के थ्रू फिर ये मूव कर देता है ब्लड को, और फिर ब्लड फिल्टर होता रहता है। For the formation of urine, some substance such as glucose, amino acids are selectively reabsorbed। अब क्या होता है, कभी कभी जैसे कि अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज हो गया, इसको दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता। तो ये जो फिल्ट्रेशन होती है इसके अंदर, जो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता उसको दोबारा से इस्तेमाल कर लिया जाता है। अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच वाटर इज देयर इन द बॉडी। अब यही चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि पानी अगर आप कम पी रहे हो तो दोबारा से इन फिल्ट्रेशन यूनिट्स को, नेफ्रॉन्स को रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा वाटर को। तो ये एक काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है। फाइनली जो वेस्ट मटेरियल होता है ये कहाँ पर आ जाता है, इट गेट्स कलेक्टेड इनटू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये फिल होता रहता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तब आपको टॉयलेट आती है, टॉयलेट जाना पड़ता है, फिर आप जो भी यूरिन होती है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको रिमूव कर देते हो। कहाँ से, यूरेथ्रा, एक जो छोटी सी पाइप है इसके थ्रू आप रिमूव करते हो। ठीक है, आई होप अब आपको ये क्लियर होगा कंप्लीटली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल किडनीज़ के बारे में। कुछ लोगों की जब किडनियाँ फेल हो जाती हैं, किडनीज़ अच्छे से वर्क नहीं करती, तब उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है डायलिसिस की, हीमोडायलिसिस की। और हीमोडायलिसिस के दौरान यही वाला प्रोसेस जो किडनियाँ कर रही होती हैं, यही प्रोसेस होता है जनरली, और प्योर कर दिया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है हमारे ब्लड को। तो सिंपल आपको ये याद रखना है कि आर्टिफिशियल किडनी होती है हीमोडायलिसिस। जब हमारी किडनीज प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती, ख़राब हो जाती हैं, तब हमें ये प्रोसेस करवाना होता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं, प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन, और कुछ प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जो गम्स हैं, रेजिन्स हैं, इन सब चीज़ों को। गम्स और रेजिन्स क्या हो गए, आपने देखा होगा कि जो आपका ग्लू होता है ना, कुछ कुछ ग्लूज होते हैं, ये सब किस चीज़ के बने होते हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ द प्लांट्स एक्सक्रीशन। जो प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनके, जनरली ज़्यादातर कुछ ग्लूज ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स के वेस्ट मटेरियल के बने होते हैं। तो एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर कुछ इस तरीके से होता है। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर के अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में 95+ स्कोर करने में हेल्प करेंगे, तो आप फटाफट मेंबर बन जाइए। मेंबर बनने के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके आपको मेंबर बनना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टिल देन, मनु से ज्ञान लेते रहो।